हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेज में। सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। देखो, नया साल आ गया है, सभी के गोल जो है बन जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपका टारगेट है 95% लाने का, तो सबसे अच्छा टाइम यही कि अगर आपने शुरुआत ना की हो तो अभी आप स्टार्ट कर दीजिए। 1.5 महीना बचा हुआ है, जी जान लगा के मेहनत करिए और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आज हम क्लास लेके आए हैं कि जितने साइंस के 2025 के बहुकल्पी आए हुए हैं वो सारे हम इस पीपीटी में कराएंगे, क्योंकि हमारा ये वादा रहा है कि जितना भी पीवाईक्यू आपका है आया हुआ वो सारा हम कराएंगे। इससे पहले मैथ्स में जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए थे वो हमने करा दिए हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, चाहे एमसीक्यूज हो, वो सारे हमने फिनिश कर दिए हैं। उसकी भी एक वन शॉट क्लास आई थी, जो 2025 के जितने क्वेश्चंस आए हुए थे वो क्लास हमने अपलोड कर दी है। जिस बच्चे ने ना देखी वो आराम से शिद्दत से उसको देखें और उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेगा। जिस बच्चे ने 5 साल का एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व किया है उस बच्चे के 95% आना तय है। बस उसको जो है एक टाइम टेबल सटीक से फॉलो करना हो। जिस बच्चे का टाइम टेबल अभी नहीं बना है वो आराम से, एक क्लास हमने टाइम टेबल बनाई है उसको आराम से देखेगा और उस वही टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लास वो हमने बनाई है। ठीक है, आइए हम अपनी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर हम क्वेश्चंस कराएंगे जो 2025 के आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं 2024 के, वो भी हमने सेलेक्ट कर लिए किसी किसी चैप्टर में। बाकी 2025 के आए हुए क्वेश्चन हूबहू जो आपको मिलेंगे वो आपको हम कराने जा रहे हैं। ठीक, पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण का था। उसमें देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि गर्म करने पे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 2025 का क्वेश्चन है, तो हम किसको गर्म करेंगे जिसको ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट। देखो, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल टॉइस, इसको जब तुम गर्म करोगे, ठीक है, इसको जब तुम हीट करोगे, ठीक, इसको जब तुम हीट करोगे तो ये लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा। अब ये जो है नाइट्रोजन गैस भी निकालेगा, प्लस इसमें जो है तुम्हारा ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलेगी। ठीक, ये चीज जो है याद रखना है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक, ये सॉलिड फॉर्म में ये पूरी रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे NO3 है। ठीक, तो NO3 जो है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में टूटेगी, जो ऑक्सीजन बचा हुआ वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से ये समीकरण होगा और ये हमारा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे ऑप्शन सी आपको भरना है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली, बस आप जो है शिद्दत से बस देखिए, आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब लिखा है जिंक चूर्ण पर जो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति से गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो, जब जिंक की जो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया जब कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, H2 गैस जो है निकलेगी बाहर। ठीक, बोलो इतनी बात समझ में आई। तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि संयोजन अभिक्रिया होती है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक ही पदार्थ में संयोग कर ले, या दो से अधिक गैसें मिलके एक नई गैस का निर्माण कर ले। ठीक है, या दो से अधिक अलग अलग पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना दे, उसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब जलेगा तो CO2 गैस निकलती है, तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कार्बन मान लो सॉलिड के फॉर्म में हुआ, ठीक, और ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन मिली, जब ये जलता है ये गैस के फॉर्म में होगा तो क्या मिलेगा? CO2 गैस। ठीक, CO2 गैस मिलेगा, जो कि संयोजन अभिक्रिया है। बोलो बात समझ में आई? इस तरीके से 2025 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट में इसमें अभिक्रिया पहचाननी ही कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेरस है इसने जो है कॉपर को हटा दिया है, ठीक है, और उसकी जगह ले ली है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट आ गया। देखो, जैसे मान लो ये फेरस है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में है, और ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये एक्वस के फॉर्म में है, मतलब जलीय विलयन में।
अब क्या करेगा, जो ये फेरस है मतलब जो आयरन है, ये जो है कॉपर को हटाएगा, विस्थापित कर देगा और इसको जो है दूसरी जगह भेज देगा। तो यहां से जो है फेरस जो है FeSO4 के पास आ जाएगा, ठीक है, ये एक्वस के फॉर्म में आ जाता है, और जो कॉपर है ये सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक, ठोस के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया है कि फेरस ने कॉपर को विस्थापित हुआ। और विस्थापित कैसे होता है, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है वो दूसरे वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है, ठीक है। इस पे भी हमने जो है अच्छे से रासायनिक अभिक्रिया पे क्लास ली है, जिस बच्चे ने ना देखी वो आराम से देखे जाके, बहुत ही बेहतरीन लेवल से हमने समझाया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो ये मैग्नीशियम और जिंक की जो है, मैग्नीशियम और जिंक अधिक क्रियाशील है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन, इसीलिए हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीकरण को पूरा कीजिए। ऐसे आपके एग्जाम में हूबहू आते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब यहाँ पे देखो आधा समीकरण दिया है और आधा नहीं दिया है, तो आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक, और वाटर, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठंड का महीना है, कुछ बच्चे आलस में जो है अपना ये महीना खराब कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो होंगे जो मेहनत करके अपने 95% की जर्नी में 4 चांद लगाएंगे। अब डिसीजन आपको लेना है कि ये जो 1.5 महीना बचा है इसको अच्छे से यूटिलाइज करके एक महान योद्धा की तरह जो है विजेता बनना है, या किसी आलसी की तरह जो है आप वही 50 से 60% नंबरों में ही अटक जाना है। और विजेता का मतलब ये नहीं कि उसने दुनिया जीती है, विजेता का मतलब ये है कि उसने खुद को जीता है, तभी वो नंबर लेके आया है, ठीक। तो ये एक युद्ध है जिसको आपको जीतना ही पड़ेगा। ये एक मेंटली युद्ध होता है, एक बंद दरवाजे के अंदर युद्ध चल रहा होता है, जो बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन वो खुद से लड़ रहा होता है और अपने दिमाग से लड़ रहा रहता है। और दुनिया में वही जीतता है जो खुद से लड़ता है, अपने दिमाग के साथ काम लेता है, और वो दुनिया को जीत सकता है। तो डिसीजन आपको लेना है। ये जिंदगी की पहली सीढ़ी हाई स्कूल होती है। अगर आप अभी से पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे तो जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये भी जलीय में है और ये भी जलीय, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी जलीय विलयन, ये भी जलीय विलयन। इसमें बोला है क्या है, तो ये जो जलीय विलयन होते हैं ये उदासीन होते हैं। जल कैसा होता है, उदासीन, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। याद रखना 2025 में आया है, सारे 2025 के ही हमने लिए ताकि आपको हुबहू पता चलता रहे। अब छेपड़ अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब छेपड़ अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, जिसमें जो है ठोस निकले, ठीक है, जिसमें अवक्षेपण मतलब जो तली में बैठ जाता हो, ठीक है। जैसे मान लो ये बीकर है, ठीक, ये बीकर है और इसमें कोई जलीय विलयन पड़ा है, जिंक, मान लो जिंक सल्फेट पड़ा है, ठीक है। अब तुमने एल्यूमिनियम की छड़ डाल दी, ठीक है, एल्यूमिनियम की छड़ डाल दी, तो यहाँ पे जो है अवक्षेपण बन जाएगा, ठीक, अवक्षेपण बन जाएगा, ठीक है। जो तली में बैठ जाता है उसको हम बोलते हैं अवक्षेपण। ये कैसा होगा, सॉलिड होगा, मतलब ठोस अवस्था में होगा। तो ठोस अवस्था में ये भी है, ये तो जलीय विलयन वाला तो ये काट दो, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कुछ ना कुछ जो है ठोस होना चाहिए, तभी वो अवक्षेपण बनेगा। ये भी जलीय विलयन वाला कट जाएगा। अब ये ठोस बचा है, ठीक है। तो सोडियम और गैस, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जिंक सॉलिड में दिया है और कॉपर ऑक्साइड सॉलिड में दिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो जिंक ने जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया है, ठीक है। क्या दिख रहा है, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है और जिंक ऑक्साइड बना दिया और यहाँ पे कॉपर बचा। तो यहाँ पे कॉपर का अपचयन हुआ है, ठीक है। तो किसका हुआ है, कॉपर का
अब कॉपर ऑक्साइड का जो है अपचयन हुआ है, याद रखना, ठीक है, कॉपर का अपचयन हुआ है, दिख रहा है साफ साफ, कॉपर का अपचयन हुआ मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकलना मतलब अपचयित होना, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। दूसरा, अब यहाँ से अम्ल और क्षार के क्वेश्चन आ गए। 2025 में रासायनिक अभिक्रिया से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने आपको बता दिए, ठीक। दूसरा, इसमें क्वेश्चन देखो लिखा है पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच होता है वो 7 होता है, ठीक है, 7, ठीक, याद रखना इस चीज को। देखो जैसे मान लो, अच्छे से बना के आपको समझा देते हैं, ठीक, देखो ये है, जैसे मान लो, ठीक ठीक, देखो जो 7 से अधिक होगा, ठीक, 7 से अधिक, ठीक, मान, और 7 से कम मान, मान लो यहाँ पे 5 आ जाए, 6 आ गया, 5 आ गया, ठीक, इस तरीके से 4 आ गया, ठीक, ये इस तरीके से आएगा, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया और 0 आ गया, ठीक। तो जो 7 से अधिक होगा वो जो है क्षारीय होंगे, और जो 7 से कम होंगे वो जो है अम्लीय होंगे, ठीक, कैसे होंगे, अम्लीय, अम्लीय। तो ये रेंज लगभग जो है अम्लीय कहलाती है, ठीक है। 7 तक जो है आपका जो है क्षारीय स्टार्ट हो जाता है, तो 7 से कम जितना रहेगा अम्लीय रहेगा। तो उदासीन, पूर्ण उदासीन कौन हो जाएगा, जो एग्जैक्टली जो है 7, देखो बात समझ में आई, इसी तरीके से होगा। जो मान लो यहाँ पे 7 से कम होगा वो अम्लीय, और जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय में आ जाता है। ये कैसा आ जाएगा, क्षारीय, क्षारीय, ठीक, ये इस तरीके से होगा। तो पूर्ण उदासीन कौन सा आ जाएगा, जो एग्जैक्टली 7 होगा, तो वो पूर्ण उदासीन कहलाएगा, ठीक है। देखो इसमें बोला है कि प्रबल क्षार कौन सा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो प्रबल क्षार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, आपको ऑप्शन ए भर देना है, ठीक है। प्रबल क्षार कितना हो जाएगा, कौन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे आसान आसान से क्वेश्चन, बस आपको एक नजर में देखना है, ठीक। दूसरा, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच होता है, ये आपको याद रखना है कि 5.2 जो होता है पीएच, वो अम्लीय वर्षा का लगभग माना जाता है, ठीक है। तो इसमें 5.2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि शुद्ध जल का पीएच क्या होगा। तो शुद्ध जल का पीएच जो है आपका जो है ये क्षारीय होता है, तो शुद्ध जल का पीएच 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। शुद्ध जल का क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इस चीज को हल्के में ना लीजिएगा। देखो ये लाइन भंडार बना हुआ है कि हर बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप एक नजर में देख लेना, देखने में क्या हर्ज है, 7 आएगा, ठीक है। लगभग उदासीन होता है, तो उदासीन लगभग 7 वाला जो पॉइंट होता है पीएच का, वो उदासीन ही नहीं माना जाता है, और 7 से ऊपर जो बढ़ जाता है वो क्षारीय, और 7 से कम जो आ जाता है वो जो है अम्लीय। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक। तो जो है शुद्ध जल का 7 माना जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि धावन सोडा है, तो धावन सोडा क्षारीय लवण है, याद रखना क्या है, धावन सोडा जो है क्षारीय लवण है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि खाने का सोडिया, तो खाने का सोडा कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, CO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका खाने का सोडा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि एक विलेन को लाल को नीला कर देता है, ठीक है। तो लाल को नीला, ठीक है, लाल को नीला कर देता है, तो वो कौन सा पीएच हो जाएगा। देखो जब नीला होता है, ठीक, नीले को लाल में अगर कर रहा है, लाल में कर रहा है, तो वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक, अम्लीय हो जाएगा, ठीक। ये एक पॉइंट, ठीक, ये याद रखना है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगर नीले को लाल कर रहा है तो अम्लीय है, ठीक, वो विलेन कैसा है, विलेन जो है अम्लीय है। और ऐसे ही अगर जो है लाल को जो है नीला कर रहा है, लाल को जो है नीला कर रहा है, तो ये क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय, ठीक, कैसा हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाएगा, ठीक। बोलो बात समझ में आए। तो इसमें अब देख लो क्या बोला है कि लाल को नीला, तो लाल को नीला कौन कर रहा है, क्षारीय, और क्षारीय कौन होगा, जिसका पीएच जो है 7 से अधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 7, ठीक। बोलो बात समझ में, 8, ठीक है।
7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, 8 हो जाएगा, ठीक। बोलो बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इस साइड में देखो कॉपी पेन लेके बैठो, साइड में जो आपको नहीं आ रहा उसको जो है हल्के से जो है नोट कर लो बस। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि सोडियम कार्बोनेट और 10 मोल जल प्रचलित है, तो ये 10 मोल है, तो इसमें क्या है, धावन सोडा है तुम्हारा, ठीक है, धावन सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जल के मोल भी पाए जा रहे हैं ना, 10 मोल जल के, तो ये क्या हो जाएगा, धावन सोडा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। कैल्शियम क्लोराइड प्रचलित है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, कैसा है, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। धावन सोडा होगा नहीं, ठीक है, धावन सोडा नहीं होगा, अभी हमने बता दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नहीं होगा, अब बेकिंग पाउडर भी नहीं होगा, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है जो कि जो है पानी में डाला जाता है सफाई के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, अब यहाँ से धातु और अधातु के, यहाँ से अब जो है धातु और अधातु के शुरू हो गए। देखो निम्न में से क्षारीय है, तो क्षारीय कौन सा है, पोटेशियम, ये याद रखना है, ठीक, ये कैसा है, क्षारीय है, आपको गोला भी भरना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जो है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमलगम होता है, तो अमलगम कैसा होता है, जैसे जिंक का अमलगम देखा होगा और उसका पारे का अमलगम देखा होगा, मरकरी का, ठीक है, तो ये एक मिश्र धातु होता है जो मिला के बनाया जाता है अमलगम, ठीक है, याद रखना। देखो अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके लिए एक शायरी है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का ये मैदान मत छोड़कर भागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, ये संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो 1.5 महीना बचा हुआ है, जी जान लगा के जो है मेहनत कीजिए और आप जरूर सफल होंगे। अगर आपने सोचा है कि 95% लाना है तो आपको शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपने आप का जो है 100% दीजिए, अपने आप को 100% दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर नंबर नहीं आते तो वो नॉलेज मिलेगा, जो नॉलेज हमेशा काम आता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे वो 3 ही क्वेश्चन उसमें आए थे, कार्बन तथा यौगिक में देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, ठीक। अभी तक हमने 3 जो है चैप्टर्स के 2025 के पीवाईक्यूज हटा दिए, निपटा दिए एक तरीके से। अब देखो ये चौथा चैप्टर है, समजातीय कैसे होते हैं, तो समजातीय वो होते हैं जिनमें जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उनको हम समजातीय बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे एक CH4 है, ठीक, तो इसमें हाइड्रोजन जो है 4 जो है इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें देखो इसको भी बना के देख लो, 2 कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक, 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक, 3-3 हाइड्रोजन जुड़े, तो ये भी कैसा हो गया, समजातीय हो गया। तो ऑप्शन ए एक जिसमें होगा वो तो 100% सही होगा, तो इसमें नहीं है इसको काट दो, इसमें नहीं है इसको काट दो। अब दूसरा चेक कर लो, तो दूसरा इसमें 1 और 4 में से 2 और 4 में से कोई एक चेक कर लो, तो 2 वाला देख लो, देखो इसमें तो डबल बॉन्ड है, ये इस तरीके से है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है, ये इस तरीके से भी बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक, ओइक अम्ल यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक, डबल बॉन्ड आ गया है, तो मतलब ये नहीं होगा, तो 2 वाला भी कट जाएगा, ठीक, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया, तो बचा एक ही जो कि ये होगा। इसमें देखो CH3COH, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, ठीक, और यहाँ पे OH जुड़ गया है, ठीक, सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे देखो जो ये है ना, इसको इस तरीके से लिखते हैं CC, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें लगा लो, 3 जो है हाइड्रोजन लगा लिए, ठीक है। अब इसमें तो ये OH, ठीक, तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो समजातीय कौन होते हैं, जिसमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसको हम समजातीय बोलते हैं, ये बात दिमाग में डाल लेनी है आपको, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब लिखा है एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पे, जैसे एथेनॉल है, ठीक,
C2H5OH एथेनॉल है, ठीक। इसकी अभिक्रिया जो है तुम किससे करा रहे हो, सोडियम धातु से, सोडियम धातु, ठीक है। सोडियम ये सॉलिड के फॉर्म में, जब इसकी अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कैसे, हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो पहले हाइड्रोजन गैस निकाल H2, ठीक। ये क्या बन जाएगा, C2H5 और सोडियम ना ONA, ठीक। इस तरीके से तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक। याद रखना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी, ठीक। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। देखो एल्केन में जो कार्बन से सभी सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होता है, ठीक है। तो इसमें एल्कीन पूछा है, मतलब डबल बॉन्ड वाले हैं, तो डबल बॉन्ड देखो मेथेन है, तो मेथेन इस तरीके से बनता है, मेथेन जो है इस तरीके से बनता है, तो ये तो एल्केन की श्रेणी में आ गया। एथेन, इसमें भी ये भी एल्केन की श्रेणी में आता है। एथिलीन, तो एथिलीन इस तरीके से बन जाता है, एथिलीन मतलब 2 कार्बन और इसमें डबल बॉन्ड, ठीक है, तभी जो है ये एथिलीन कहलाएगा, ठीक, तभी ये एथिलीन कहलाएगा, ठीक। और ये एल्कीन, ईन आया है और एथिलीन आया है, ठीक। और ये कैसा है, एल्कीन फैमिली का है, और एसिटिलीन जो है ये एल्काइन फैमिली का है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एल्काइन का समाधान सूत्र, तो तीनों सूत्र अभी देख लो। देखो एल्केन का क्या होता है, एल्केन, एल्केन का होता है CnH2n+2, ये जो है आपका एल्केन का होता है, ठीक। याद रखना ये किसका होगा, एल्केन का, ठीक। अब एल्कीन का देखो, एल्कीन का, एल्कीन का क्या होता है, CnH, ये N बना हुआ है बेटा, देख लो CnH2n, ठीक। ये जो है एल्कीन का हो गया, ठीक, ये एल्कीन का हो गया। अब एल्काइन का देख लो, ठीक, एल्काइन रिवीजन आपकी जो है इस क्लास में हम अच्छी तरीके से करा देंगे। तो CnH2n-2 ये जो है आपका एल्काइन का हो गया, ठीक, ये याद रखना। तो इसमें क्या पूछा है, एल्काइन का पूछा है, तो CnH2n-2, तो ये माइनस का 2 यहाँ पे लग जाएगा और ऑप्शन सी जो है ये जो है सही हो जाएगा, ठीक। इस चीज को याद रखना, ये तीनों याद रख लो, क्योंकि हो सकता है एल्काइन का पूछा है, एल्कीन का अगली बार पूछ ले, एल्केन का पूछ ले, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन से कितने लोग जुड़े होते हैं, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4, ठीक। याद रखना इस चीज को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि एथेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है, तो एथेनॉल ऑल आ रहा है, तो ऑल मतलब OH होता है, ठीक है। तो एथेनॉल कैसे बनता है, C2H5OH, ठीक। तो यहाँ पे जो OH है, OH है वही जो है इसका क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो इसमें OH हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही है, तो सी वाला आपका गोला वहां पे भरेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, ब्यूटेनॉल 2 का सूत्र होगा, ठीक, तो इसको बना लो, ठीक है। ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, अब 2 पे ऑल लगा हुआ है, 2 पे ऑल लगा हुआ है, तो 2 पे ऑल लगा दिया, ये 1 ये 2 ये 3 4, ठीक। अब जो है कार्बन की जो है 4 4 वैलेंसी, तो मतलब 4 लोग जुड़ेंगे, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन जोड़ लो, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जोड़ लो, ठीक, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ो और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ो। इस तरीके से आप वहां बना के देख सकते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो कार्बन हो गए आपके 4, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। बोलो बात समझे, मजा आया हो तो वीडियो को आप जो है लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिएगा, क्योंकि ये ज्ञान है सभी को मिलना चाहिए, ठीक है।
जब आपके परिवार से पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे तो वो सक्षम होंगे। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए कुछ करें तो आप अभी आपका टाइम है कि पढ़ाई करें, क्योंकि उम्र के हिसाब से जो है उसकी परिस्थितियां होती हैं करने की। अभी आपकी उम्र पढ़ाई करने की है तो आप पढ़ाई में आप कुछ बड़ा करके दिखाएं। कुछ साल के बाद आपका उम्र आ जाएगा जॉब करने की, तो आप जॉब में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो अभी आपका मेन जो है काम है कि पढ़ाई करें, वही आपकी पूजा है। ठीक, और जब आप टॉप करेंगे तो मोहल्ले वालों को जलाना भी है, डीजे लगा के बजाना भी है। ठीक है, तभी तो मजा आएगा। जब आग लगी हो सीने में तभी मजा आए जीने में। ठीक, 2025 में देखो क्या लिखा है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। ठीक, तो एल्डिहाइड, ठीक, तो एल्डिहाइड मतलब HCHO। ठीक, एल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। ठीक, मतलब ये इस तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन। ठीक, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये है थोड़ा, ठीक, थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको इस तरीके से बना लो। ठीक है, ठीक, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में। ये ओइक अम्ल है, ठीक, ये ओइक है, ठीक, ये कीटोन है, और ये क्या है, एल्कोहल है, याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल है। ये क्या है, कीटोन है। ठीक, ये कीटोन है। ये एसिटिक अम्ल है, ओइक अम्ल है। ठीक है, ओइक अम्ल। ठीक, ये कैसा है, ओइक अम्ल है। ठीक, इन चारों को जो है डब्बे में आप भर ले। ठीक, ये इस चीज का, इस चीज का, ठीक, याद रखेंगे। चारों समूह आपको याद रखना। ठीक, देखो मजे से पढ़ना है। ठीक है, एकदम जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है, मजे से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक, अब लिखा है इसमें कीटोन समूह है, तो कीटोन समूह के लिए बताया है, ये वाला कीटोन समूह नजर आ रहा है, तो इसमें ये कीटोन हो जाएगा। ठीक, याद रखना इस चीज को। ये कीटोन नहीं, ये कीटोन नहीं, ये ओइक अम्ल हो गया ना, COOH, ये ओइक अम्ल, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ये वाला कीटोन हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, गलती से हमने टिक कर दी बिना देखे ही। ऐसे आपको भी एग्जाम में बिना देखे गलती नहीं करनी है, ये सिली मिस्टेक से आपके नंबर कम हो जाते हैं। ठीक, आपको आते हुए भी 2-4 नंबर कटते हैं, वो 2-4 नंबर बढ़ा लेंगे तो आप 2-4 हजार बच्चों से आगे हो जाएंगे। ठीक, बस सिली मिस्टेक कम करके। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो दिख रहा है 1-2। ठीक, ये इस तरीके से बना लो। ठीक, 1-2, 2 कार्बन है तो एथेनोइक। ठीक, एथ और ओइक तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, एथेनोइक, ये कैसा है, ये ओइक है। ठीक है, ये कैसा है, ओइक अम्ल है। ठीक, ओइक अम्ल है। ठीक, यहाँ पे जो है एक और कार्बन लगा लो। ठीक, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक संयुग्म, मतलब ओन, कीटोन। ठीक, तो कीटोन किसमें है, ये वाला कीटोन है। ठीक, ये वाला कीटोन है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। बोलो बात समझ में आई। अच्छे से एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। ठीक, दूसरा अब यहाँ से जैव प्रक्रम के, जैव प्रक्रम बहुत बड़ा चैप्टर बायोलॉजी का है, इसमें आपको कमांड अच्छी करनी है। अगर साइंस में नंबर आपको जो है अच्छे चाहिए 95, 96, तो आपको जैव प्रक्रम वाला टॉपिक अच्छे से करना है। इसके हमने बहुविकल्पी कराए हैं ऑलरेडी, वहां से देखेंगे, वहां हमने 2019 से लेके 25 तक कराए हैं, और यहाँ सिर्फ 2025 के और कुछ इंपॉर्टेंट जो 2024 में आए हुए वो कराए हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यह 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट विखंडन होता है। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट में होता है, तो ये तुम्हारा कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, याद रखना इसमें क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। ठीक, इसमें बी। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, तो पायरुवेट जो है इसका अंतिम उत्पाद होता है। एक नजर में आपको देखना, याद हो जाए। देखो दिमाग तो शार्प रखना चाहिए। ठीक, दिमाग दिमाग जो है आपका शार्प रहेगा तभी जो है आप अच्छा कर पाएंगे। एक टॉपर की निशानी होती है कि उसमें जो है एक्यूरेसी भी होती है, उसका शार्प मेमोरी भी होती है, तो शार्प मेमोरी धीरे धीरे याद करके कर पाएंगे। ठीक, छोटे छोटे कदम ही जो है आपको बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कंठ ध्वनि की पेटिका में गलत है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत होगा, क्योंकि यह
अस्थिल नहीं, मतलब स्थिर पेटिका होती है, यहाँ पे जो पाई जाती है वो स्थिर होती है, ठीक, स्थिर, और यहाँ पे अस्थिर है। गलत पहले ही हमको मिल गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फुसफुसी कोशिका पाई जाती है, तो ये किसमें पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है, ठीक। किसमें पाई जाएगी? फेफड़ों में। इसमें ऑप्शन दो दो दे रखे हैं, ये तो ऐसा होगा नहीं, किस्मत होगी तो दो मिल जाएंगे, लेकिन वो एग्जाम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। देखो दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक, फिर आपका प्रकाश चाहिए, ठीक, और जल चाहिए। उससे हमें ग्लूकोज मिलेगा, जल मिलेगा और ऑक्सीजन गैस। तो क्या क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, जल होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोप्लास्ट भी होना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश। तो हमारा ये वाला काफी शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन नंबर सी को भर लेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल आवश्यक है, तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो ऑक्सीजन कहां से आया होगा? जल से आया होगा। देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और जल होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जाएगा, और जल पेड़ जड़ों से लेता है, धरती से निकालता है, ठीक है। और प्रकाश, ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा, ठीक, प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश, और यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक, और क्लोरोफिल कहाँ होगा? क्लोरोफिल कहाँ होगा? पत्तों में पाया जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ होगा? पत्तों में, ठीक। तो ये रिएक्शन है, एक बार देख लो। इससे क्या ग्लूकोज बनता है, ठीक है, C6H12O6 बनेगा, और क्या बनता है? ऑक्सीजन, जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद जल भी बनता है, ठीक, जल भी बनता है। तो यही जल पूछा है, O2 का स्रोत है ये वाला, O2 का स्रोत। तो O2 का स्रोत जो है जल से मिलता है, ठीक। ऑक्सीजन जल में घुली होती है, वही जो है संश्लेषित होके जो है हमें जो है मिलती है ऑक्सीजन के रूप में, ठीक। तो इसमें कहां से मिल जाएगा? जल से। तो ऑप्शन बी CO2 वाला ऑप्शन मत लगा देना, यहाँ से नहीं प्रकाश संश्लेषण, यहाँ से ऑक्सीजन नहीं संश्लेषित होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हैं? देखो, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है, ये भी सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन, ये तो अभी हमने बताया कि जल के जो अणु है उनका जो है ऑक्सीजन में विघटन होता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन, जो C6H12O6, ठीक, उसमें अपचयन। तो इसमें सारे ऑप्शन सही रहेगा। ये काफी अच्छा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है और लिख लेना, ठीक, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाएं जो पत्तों पे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं से जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, और पौधे उन्हीं छिद्र से जो है अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ पाया जाता है? पत्तों में पाया जाता है। पत्तों में क्या पाया जाता है? स्टोमेटा, उनको क्या बोलते हैं? रंध्र, मतलब छोटे छोटे छिद्र, ठीक। तो क्या हो जाएगा? रंध्र, ये नहीं, रंध्र, स्टोमेटा, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा है, निम्न से कौन सा विषमपोषी जीव है? तो विषमपोषी मतलब जो है एक तरीके से अपना भोजन स्वयं ना बना पाए। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना ले, पेड़ पौधे बना लेते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं स्वयं, उनको विषमपोषी कहते हैं। जैसे मानव आ जाता है और जानवर आ जाते हैं, ठीक। तो फफूंद भी एक तरीके से जो है विषमपोषी ही पाया जाता है। बाकी ये सारे पौधे जो है समपोषी में या स्वपोषी में आते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, मतलब वैष्मों की संख्या 4 होती है, ठीक है, अलिंद और निलय। और अलिंद भी जो है 2 भागों में डिवाइड होता है, और निलय भी 2 भागों में डिवाइड होता है। तो कितने हो जाएंगे? 4। ये और याद रखना, ठीक। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अलिंद व निलय किस मानव के अंग? ये तो बहुत आसान है, हृदय में पाया जाता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो 72 से 80 बार, ठीक है। कितना? 72 से 80 बार जो है मनुष्य का धड़कता है। आपका हो सकता है 150 धड़कता हो किसी लड़की को देख के,
लेकिन नॉर्मल हम लोगों का तो 72 से 80 के आसपास ही होता है। ठीक है, बात समझ में आया, बस मजाक था। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य दाब होता है तो 120 से 120 से 80 mg और hg। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपको वहां पे गोला भरना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रक्त दाब मापा जाता है तो स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, एक मशीन होती है जो यहाँ पे लगाई जाती है और माप ली जाती है, इसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या है। जाइलम, जाइलम मतलब जल, याद रखना, जाइलम मतलब जल। ठीक, जल का संवहन मतलब जड़ों से पूरे शरीर में, पौधे के पूरे शरीर में जो है जल का संवहन जाइलम करता है। जाइलम जल, जाइलम जल, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जल का संवहन। ठीक, याद रखना इस तरीके से, जा से जल, जा से जाइलम। ठीक, दूसरा देखो जल एवं खनिज, तो जल इसमें भी आया तो क्या हो जाएगा, जाइलम, ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें एक और चीज आती है कि मतलब फ्लोएम का काम क्या है, तो जल का तो जाइलम कर रहा है, तो फ्लोएम का जो खनिज पदार्थ होंगे, ठीक, खाद्य पदार्थ, उसका जो है स्थानांतरण होता है पूरे पौधे के शरीर में। ठीक, अब लिखा पौधों में जल की हानि कहाँ से होती है, तो रंध्र से। और रंध्र क्या है, स्टोमेटा, स्टोमेटा। ठीक, स्टोमेटा, और ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, लीव्स में। ठीक है, लीव्स में, याद रखना कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तभी वो जो है ज्यादा जब धूप निकलती है तो मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनमें जो है जल का जो है वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो जाता है। ठीक, पौधों में फ्लोएम का काम है, तो जल का काम, जाइलम का काम जल को स्थानांतरित करना, और फ्लोएम का काम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आ जाएगा। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए इसको सेलेक्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण होता है तो सुक्रोज के रूप में। ठीक है, सुक्रोज के रूप में। ठीक, सुक्रोज वही C6H12O16O6। ठीक, ये होता है सुक्रोज। ठीक, याद रखना इस चीज को। लिखा है मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग होता है, तो वक्र मतलब जो जितना बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम होता है, मतलब मूत्र का फिल्ट्रेशन करना या मल का फिल्ट्रेशन करना, वो वृक्क से होता है। ठीक, मतलब एक तरीके से जो हमने खाया उसको डाइजेस्ट किया, ठीक, और जो उसमें से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, वो ले लिया, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल को जो है अलग करने का काम कौन करता है, वक्र करता है। ठीक, तो वही पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक, उत्सर्जन। ठीक, याद रखना इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुर्दे की इकाई को क्या बोलते हैं, वक्राणु। ठीक है, वक्राणु बोलते हैं, इसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, गुर्दा ही होता है। ठीक है, लिखा है निम्न में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो न्यूरॉन भाग नहीं, कि न्यूरॉन तो मस्तिष्क में पाया जाता है, ये थोड़ी ना उत्सर्जन का भाग है। ठीक है, मस्तिष्क का कार्य तो मतलब सोचने और हार्मोन्स को कंट्रोल करने में होता है। ठीक, वक्राणु, बोमिन्स, स्मुंड, वक्र, ये सारे जो है उत्सर्जन अंग का भाग है। जोश बना के रखना है, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ना है। ठीक है, अपोहन संबंधित है, तो अपोहन जो है तुम्हारा उत्सर्जन में से ही संबंधित है, याद रखना। उत्सर्जन अपोहन दोनों एक दूसरे के जो है समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ से नियंत्रण एवं समन्वय के जो है क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक, धीरे धीरे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 95% की जर्नी में अगर आपको 4 चांद लगाने हैं तो आपको PYQs पे जो है कमांड बनाने, एक एक क्वेश्चन का निपटारा हम करेंगे इस जो है क्वेश्चंस, ये जो एक क्लास है। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से देखना है। ठीक, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे। ठीक, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी है, और हृदय स्पंदन के लिए। तो इसमें ये वाला भरना है। ठीक है, ये नहीं कि ABC में भर दिया, नहीं, सारे सही है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछा गया, ये एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र दिया, मतलब A पे, B और C और D, ये पोजीशंस दे रखी, और कौन सा सही होगा। ठीक है, तो A पे जो है आपका पीनियल होता है, यहाँ पे जो मस्तिष्क, यहाँ पे जो होगा वो कौन सा हो गया, पीनियल। क्या होता है, पीनियल, पीनियल ग्रंथि, ग्रंथि। ठीक, और B पे जो है तुम्हारा होता है पिट्यूटरी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी होता है। ठीक है,
और सी पे जो है आपका थायराइड होता है, ठीक है, थायराइड, ठीक है, थायराइड, थायराइड में ही जो है इंसुलिन का जो है इंजेक्शन लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये होता है थाइमस होता है, ठीक है, कौन सा, थाइमस, ठीक। तो ये हमारा, अब इसमें ऑप्शन आप चेक कर लो, ए पे पीनियल होना चाहिए, तो पीनियल, तो यहाँ पे पीनियल नहीं है और यहाँ पे पीनियल नहीं, यहाँ पे पीनियल है, तो ये पिट्यूटरी वाला, बी और डी में से दूसरा पिट्यूटरी, बी में पिट्यूटरी होना चाहिए, मतलब ये वाला है, और तो बी वाला तुम्हारा जो है ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक, याद रखना पिट्यूटरी कौन सा है, ये वाला, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2025 और 24 दोनों में पूछा गया है, ठीक है, 25 और 24 दोनों में पूछा गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 जो ग्रंथियां एक साथ पूछ ली है, ऑप्शन अगर अच्छे बनाएगा तो इसी तरीके से जो है एग्जामिनर बनाता है, ठीक। अब लिखा है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूछना है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो थायरॉक्सिन में आयोडीन जो है संश्लेषित होता है, तो यहाँ पे लोहा वाला कोई काम नहीं है, तो लोह वाला ऑप्शन जो है नहीं सही हुआ, क्योंकि नहीं पूछा है ना, तो इसमें जो है ए हो जाएगा, देखने से ही पता चल जाता है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन आपको पढ़ के जाना है, क्या तीनों ऑप्शन है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियमन करता है, ठीक। दूसरा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, अभी हमने बताया। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही, एक ऑप्शन नहीं सही था, ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं जल्दबाजी में बच्चे गलती करते हैं, नहीं वाला जो है भूल जाते हैं और सही वाले पे टिक करके आते हैं, जिससे उनका एक नंबर जो है चला जाता है और वो कम से कम 10 बच्चों से पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो सिली मिस्टेक को जितना कम आप जो है करेंगे उतना जो है आप अच्छी से जो है नंबर ला पाएंगे, ठीक। लिखा इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो इंसुलिन हार्मोन जिसको जो है रुधिर वसा के स्तर में नियंत्रण, ठीक है, रुधिर शर्करा, ठीक है, जिसमें जो है शर्करा मतलब एक तरीके से जिसका शुगर लेवल गड़बड़ होता है, ठीक है, उसको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, उसी को जो है इंसुलिन हार्मोन भी बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन की वजह से जो है जो तुम्हारा जो शर्करा लेवल होता है, ठीक है, शुगर लेवल, वो अनबैलेंस हो जाता है, तो इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, जंतु हार्मोन कौन सा है, तो एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनलिन जो है तुम्हारा जो है जंतु हार्मोन हो जाएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन कौन सा है, इसमें सारे जो है पादप हार्मोन दिए, काफी अच्छा ऑप्शन है, ऑक्सिन भी है, साइटोकानिन है और जिबेरिल है, तो इसमें ऑप्शन जो है डी वाला सही हो जाएगा, ये याद रखना है। इसमें पीछे वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा जंतु हार्मोन है, तो ये तीनों ऑप्शन तो उसमें थे, ठीक है, तीनों ऑप्शन थे, मतलब वो वाला हमारा सही था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है, तो ये याद रखना है एस्ट्रोजन, ठीक, एस्ट्रोजन जो है पादप हार्मोन नहीं, बाकी जो है ऑक्सिन, जिबेरिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों अभी हमने पिछली कक्षा में, पिछली जो है स्लाइड में बताया, वो तीनों ही हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जीव जनन के स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, जीव जनन भी बहुत ही बड़ा चैप्टर है और काफी अच्छा है, इसको ध्यान से आप देखना। इसमें क्या कह रहा है कि द्विखंडन विधि द्वारा होता है, तो द्विखंडन विधि किसमें होता है, ये सभी में, द्विखंडन विधि किसमें होता है, द्विखंडन विधि उपयुक्त सभी में जो है द्विखंडन विधि होता है, ठीक, ये याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित विखंडन मतलब अमीबा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो वहां पे गोला जो है आपको ए वाला भरना है, ठीक है। धीरे धीरे हम अपनी जर्नी को जो है बढ़ा रखे हैं, कई सारे चैप्टर, लगभग हमने आधे चैप्टर्स जो है कवर कर दिए हैं, बस थोड़े क्वेश्चंस और बचे हैं, जिससे आपके सारी कंप्लीट सीरीज जो 2025 की बहुकल्पी वाली थी वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो स्पाइरोगायरा खंडन, ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। एक नजर में आपको सही आंसर जो है निकाल के टिक करना है, क्योंकि समय कम होता है और आपको गोले भरने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए साथ साथ में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन, ठीक है।
क्या हो जाएगा, पुनरुत्थ भवन। ये याद रखना है, 2025 के सारे रिसेंटली अपडेटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। लिखा है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि, तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। उसमें छोटे छोटे मुकुल मतलब किले निकल आते हैं, उसको हम बोलते हैं मुकुलन विधि, ठीक। याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, ये पूरी सीरीज जो है आपको देखना है, एक नंबर भी आपका कटना नहीं चाहिए। पुनरुत्थ भवन द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है, तो हाइड्रा का हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रा का, ठीक। ये याद रखना, इसमें ऑप्शन जो है हाइड्रा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक। तो इसमें जो है ईस्ट द्वारा होता है, ठीक है, जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसमें जो है अमीबा हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, अमीबा। ये याद रखना, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, ठीक है, तो बायोफिल्म, ठीक, बायोफिल्म ही जो है इनमें जो है पत्तियों पे जो है कलियां विकसित होती हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होता है, तो इसमें पपीता, ठीक, पपीते में जो पुष्प एकलिंगी होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, 24 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए जो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया था, ठीक। लिखा है पराग कोष होते हैं, तो पराग कोष किसमें हो जाए, पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में क्या हो जाएंगे, पराग कण, ठीक। याद रखना, पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बस 2025 में नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि ये 2026 में भी पूछा जाए, तो एक नजर जो है आपको डाल के जाना है इस क्वेश्चन पे। लिखा है यहाँ पे कि एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक क्या कहलाती है, बीज, यहाँ पे उत्तक संवर्धन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, उत्तक संवर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नीचे देखो लास्ट, इसमें कौन सा क्वेश्चन है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, ठीक है, तो अधिक समानता कौन सी हो जाएगी, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, बिल्कुल सही, ठीक, ठीक। दूसरा, अलैंगिक जनन में युग्मक सम्मिलित नहीं होते हैं, अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है, नहीं ये नहीं है, ठीक है, अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन के बाद होता नहीं, तो हमारा 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक। याद रखना क्या हो जाएगा, 1 और 2 हमारा जो है ऑप्शन ए फिल कर देना है, इसको याद रखना इस चीज को। काफी अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन एक नजर इस क्वेश्चन पे आप डाल के जाएंगे तो वहां पे जो है तुरंत जो है दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पुंकेसर होते हैं, तो पुंकेसर क्या होते हैं, पराग कोष, ठीक है, पराग कोष और पुतंत्र दोनों ही बोलते हैं, ए और बी इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। बोलो बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक, तो इसमें जो है शुक्रवाहिका जो है मादा जनन का भाग नहीं है, बाकी जो है सारा जो है मादा जनन के भाग है, अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है और डिंब वाहिनी भी है, ठीक है, खाली जो है शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछा गया है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता, ठीक। अब यहाँ अनुवांशिकता का क्वेश्चन, अनुवांशिकता स्टार्ट हो गई, काफी अच्छी सीरीज चल रही है, बने रहिए साथ में और देखिए कि कितना आपको जो है ये लाभकारी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है, बस आपने अगर शिद्दत से सही से देखे हैं सारी चीजें, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या है, मेंडल प्रसिद्ध है, तो मेंडल ने क्या अनुवांशिकता का नियम दिया था, उनमें उन्होंने जो है कई सारे जो है पौधों पे परीक्षण किया था, ठीक है, संक्रमण कराया था, जैसे मटर का हो गया, गुलाब के हो गया, अलग अलग तरीके के पौधों पे संक्रमण कराया था, ठीक है, संकरण कराया था, ठीक। तो वो किसके क्षेत्र में, अनुवांशिकता के क्षेत्र में, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग कराते थे, ठीक है, संकर जो है बीज तैयार किए थे उन्होंने, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग किए तो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, ठीक है, उन्होंने अपने किस पे, वंशागत, मटर के उत्पादन के लिए नहीं है, वंशागत मतलब वो जानना चाहते थे कि जब अलग अलग वंश के में क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। लिखा है अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा पादप का उपयोग किया, तो उन्होंने जो है मटर के पौधे का इस्तेमाल किया, ये तो सबको आता होगा, इंपॉर्टेंट था, एक नजर आपको देखनी चाहिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो गिरजाघर में, ठीक, किसमें, चर्च में, याद रखना इस चीज को।
आसान सा क्वेश्चन 2025 में पूछ लिया है। अब लिखा है मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन कहाँ किया, तो वियना में किया था। याद रखना कहाँ पे, ऑप्शन सी होगा, इसको हम भर देंगे। ठीक, जल्दी जल्दी से हम देख लें क्योंकि आसान से क्वेश्चन है। मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभावी लक्षण है, तो लंबा तना व गोल बीज। ठीक है, लंबा तना व गोल बीज, यही जो है प्रभावी लक्षण होगा। ठीक, झुर्रीदार नहीं होगा। ठीक है, लंबा तना और गोल बीज, ठीक है, यही जो है प्रभावी लक्षण। और अगर झुर्रीदार आ जाता तो उसमें अप्रभावी लक्षण। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन होगा, तो शुद्ध बौने पौधे मतलब स्मॉल टी होंगे, और शुद्ध जो है लंबे और गोल के लिए कैपिटल टी था। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों का प्रकट करता है। शुद्ध गोल बीज क्या होंगे, कैपिटल आर। ठीक है, शुद्ध गोल, ठीक है, कैपिटल आर हो जाएंगे, ये चीज याद रखना। अब लिखा है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया, तो गोल और झुर्रीदार भी उसको मिले थे। ठीक है, और अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन, सफेद और बैंगनी फूल नहीं, लंबे बौने पौधे, तो इसमें गोल और झुर्रीदार बीज थे, लंबे बौने पौधे थे, सफेद बैंगनी फूल भी थे, है ना। तो यहाँ पे अगर मटर ना होता तो ये सभी हो जाता, गोल और झुर्रीदार, लंबे और बौने पौधे का भी था। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो तुम्हारा ए और बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मटर बोला गया तो ये बैंगनी फूल वगैरह तो इसमें नहीं होगा। ठीक, तो ए और बी जो है सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पृथक्करण का नियम किसने दिया, ग्रोगर जैन मेंडल ने। किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक, काफी अच्छा शानदार सीरीज चल रही है, बस आपको एक नजर देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसी आपको सीरीज लगी। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा चैप्टर आपका वीक है, वही चैप्टर हम आपको पहले पढ़ाएंगे। ठीक, अभी 1.5 महीने का समय बचा है, ये टाइम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो और अपने सपनों को जरूर पूरा करो। ठीक, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्न में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार, तो लंबे तने और झुर्रीदार, तो लंबे के लिए कैपिटल टी और झुर्रीदार के लिए स्मॉल, तो कैपिटल टी और स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त संतत पीढ़ी F1 में लंबे एवं बौनों का प्रतिशत कितना है, तो ये जो है 100% जो है लंबे पौधे मिले थे। ठीक है, मेंडल ने लंबे बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतत पीढ़ी F1 में लंबे एवं बौनों पौधों का प्रतिशत 100% था। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, कभी कभी अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, टिक करना है अच्छे से और सटीक आंसर पे टिक करना है। ठीक, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है, तो इसको जीन हम बोलते हैं। डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, वो सूचना का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, अब यहाँ से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के आ गए हैं। ठीक है, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ाया है। न्यूमेरिकल की 2 क्लास हमने ली है और एक हमने थ्योरी की क्लास ली थी, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और इसका जो है एक बहुविकल्पी लिया है। आज जो है 2025 के जितने आए हुए इंपॉर्टेंट है वो हम कराने जा रहे हैं। ठीक, बने रहिए शिद्दत के साथ, देखिए सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या उसकी 2 गुनी होती, तो 20 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, 2f बराबर, यहाँ पे r बराबर 2f, ये जो है होता है। r क्या है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, f क्या है फोकस दूरी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती किरण मुख्य अक्ष पर परिच्छेदन करेंगे। तो यहाँ पे जो है, जब मान लो ये जो है दर्पण है और ये इसका फोकस है, ये इसका जो है वक्रता केंद्र है। अगर मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से वक्रता केंद्र से जाएगी, तो जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में वापस भी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र एक ऐसा पॉइंट होता है दर्पण का जहां से जो प्रकाश की किरण होती है वो विचलित नहीं होती है। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है
कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक। तो उत्तल लेंस द्वारा भी बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा भी बनेगा, उत्तल दर्पण। तो ए और सी, ठीक, ए और सी हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग सभी वाले ऑप्शन जो अगर डी वाले पूछे जाते हैं तो उसमें सभी वाले या ए और सी वाले सही होते हैं। ये थोड़ा सा कभी कभी लगभग 90% क्वेश्चन में सही रहता है, ठीक। अब बने रहिए, थोड़ा मुस्कान लाइए चेहरे पे, जिससे जो है आप मोटिवेट होंगे, थोड़ा हंसते खेलते रहिए, ठीक। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना चाहिए, ठीक। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा या बड़ा प्रतिबिंब, तो उसके ध्रुव और फोकस के बिंदु के बीच में, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ठीक। कैसा बनाना है? बड़ा बनाना है और उसको सीधा भी बनाना है, ठीक। वस्तु से बड़ा और सीधा, तो दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का है, बिंब रखा जाता है, तो उसको जो वास्तविक और आकार पर रखना है। देखो लिखा है वास्तविक एवं बिंब के आकार का बिंब रखा है, तो वहां पे अगर वक्रता केंद्र पे आप रखेंगे तो सेम वैसा ही प्रतिबिंब बनता है जैसा वस्तु होता है, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा जो है प्रतिबिंब भी बनता है, अगर उसे वक्रता केंद्र पे रखते हैं। ये कंडीशन होती है, ये याद रखनी है आपको, ठीक। दूसरा क्या है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो समतल और उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा और सदैव बराबर प्रतीत होता है, ठीक है। लिखा है अपवर्तनांक 1.5 है वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? वेलोसिटी बराबर ऊपर रहेगा प्रकाश की चाल कितनी थी, 3 × 10⁸ और नीचे रहेगा अपवर्तनांक, तो 1.5, ठीक। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, 15 × 15, 15 दूनी 30, तो चाल कितनी आ जाएगी? 2 × 10⁸, ठीक, मीटर पर सेकंड, ठीक। तो कौन सा आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी जबरदस्त क्वेश्चन था, इस तरीके से पूछ लेता है कभी कभी, जो थोड़ा सा डाटा देगा और पूछ लेगा। ये आपको याद रखना, प्रकाश की चाल ऊपर, नीचे अपवर्तनांक रखोगे तो जिस माध्यम के लिए पूछा है उसमें प्रकाश की चाल पता चल जाएगी, ठीक। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ये जो है 23 और 24 और 25 में आया हुआ है। इसमें ये क्या है क्वेश्चन कि किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो मतलब छोटे अक्षरों को पढ़ना है, तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का सीधा आभासी या वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस हो जाएगा आपका, ठीक। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। ये याद रखना पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। दूसरा, यहां से मानव नेत्र स्टार्ट हो गया है, हम अपनी सीढ़ी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है एक लाइक तो जरूर बनता है इस चीज के लिए, ठीक है। लिखा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि परास क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा? अनंत से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अनंत, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनंत के बीच होगा ये वाला, ठीक। अनंत के बीच 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच तक, ठीक। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 2025 का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित है? मतलब अगर आंखों में रोशनी जा रही है तो कौन नियंत्रित करेगा? तो यहाँ पे पुतली ऑप्शन हो जाएगा जो आपका ऑप्शन है, तो वहां पे गोले में जो है आपको ऑप्शन सी भरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को क्या दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का, तो निकट है, तो निकट के लिए क्या हो जाएगा? तुम्हारा अवतल लेंस हो जाएगा। ये चीज याद रखना है, ठीक है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक नजर सारे क्वेश्चंस पे डालेंगे तो आपके जो है नंबर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निकट किसी दृष्टि दोष के निवारण में 2 फोकसी लेंस, मतलब 2 फोकस के लेंस लगे होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो जरा दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उसमें द्विफोकस मतलब डबल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखा होगा कि कभी कभी जो है आपके जो है लेंस के लिए 2 लेंस, कभी कभी किसी चश्मे में 2 लेंस लगे होते हैं, तो मतलब उसको ना ही ढंग का दूर का दिखाई देता है ना ही उसको पास का दिखाई देता है, इसीलिए उसमें डबल लेंस लगे होते हैं। उसको कौन सा रोग होता है? जरा दृष्टि दोष, ठीक है।
समझ में आई बात? क्या है कि श्वेत प्रकाश के एक प्रकाश किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? मतलब सबसे अधिक, मान लो कोई लाइट लगी है और दूर से आपको देखना है तो कौन कम दिखाई देगा? तो बैंगनी का विक्षेपण ज्यादा होता है, प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए बैंगनी कलर दूर से नहीं दिखाई देता है। और रेड लाइट में जो है मान लो जिसे जो सिग्नल वाली लाइट होती है उसमें रेड रखते हैं, लाल कलर इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे बैंगनी ऑप्शन हो जाएगा, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होगा? तो लाल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाल, जो अभी हमने बताया है। ठीक, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक पे जो सिग्नल लगा होता है लाल हरी पीली करके, ठीक है, तो उसमें लाल दूर से दिखाई देती, इसीलिए जो है सिग्नल को रोकने के लिए जो रुकने वाला खतरा जो सिग्नल दिखाई देता है वो लाल रंग का, क्योंकि वो विचलित नहीं होता है। ठीक, ये चित्र दिया गया है आपके में संयोजन निर्गत प्रकाश की किरण होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण होगी तो अगर मान लो जा रही तो कौन सी होगी? श्वेत प्रकाश की किरण होगी। ठीक है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी, तो श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। तो श्वेत से निर्गत प्रकाश की किरण जिसका विक्षेपण कम से कम हो तो लाल हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर मान लो ये प्रिज्म, अच्छा, ये प्रिज्म उल्टा रखा है ना, तो उल्टा रखा है तो यहाँ पे श्वेत आ जाएगा। ठीक है, श्वेत आ जाएगा। ठीक, इस चीज को याद रखना। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है प्रकाश का नीला जो है दिखाई देता है। इस चीज को याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? तारे का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है प्रकाश का नीला दिखाई देना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक, इसमें ये ऑप्शन रख लेना, ये वाला जो है आपका नहीं होगा। ठीक, ये आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, बाई मिस्टेक जो है पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो कि लिखा है, ये तो हो गया। तो दूसरा क्या है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है, मतलब आसमान जो है सूर्यास्त हो रहा हो या सूर्य निकल रहा हो या ढल रहा हो। ठीक है, ढल रहा हो तो कैसा दिखाई देता है? लाल लाल दिखाई देता है। तो कौन सा हो जाएगा? रक्ताभ हो जाएगा। ठीक, आसमान कैसा दिखाई देता है? रक्त जैसा। ठीक है, लाल। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के आ गए हम अपनी जर्नी में, बस 2 से 3 चैप्टर बचे हैं, आराम से आप देखिएगा। ठीक, देखो क्या है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड तुम्हारा जो है वैद्युत धारा का मात्रक। तो वैद्युत धारा का तो तुम्हारा जो है सिर्फ एम्पियर होता है। देखो क्यू बराबर क्या होता है? आईटी होता है। तो एम्पियर सेकंड आवेश का हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड आवेश का हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी वैद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट 16 सेकंड है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर Ne होता है और Q बराबर IT होता है। ठीक, इन दोनों को हम जो है तुलना कर लेंगे तो Ne बराबर IT हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो N बराबर IT अपॉन E। ठीक, अब देखो N बराबर I का मान इसमें क्या देखा है? 1 एम्पियर। टाइम कितना है? तो इसमें जो है 16 सेकंड में। ठीक है, तो ये 16 रख लेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक, ये पॉइंट कटेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक, ऊपर क्या बच रहा है? 10, और ये ऊपर भेजेंगे तो 10 की घात 19 हो जाएगी प्लस। तो n बराबर 10 की घात जो है 20 आंसर आएगा। ठीक, तो n बराबर 10 की घात 20 आएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का था, इसीलिए जो हमने इसको लिया। ठीक, बोलो बात समझ में? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यही जज्बा लेके जो है आपको 1.5 महीना पढ़ लेना है, रात दिन एक कर दो। ठीक, दिखा दो कि आपके अंदर जज्बा है पढ़ने का। ठीक, एक वैद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है?
एम्पियर होती है, एम्पियर। वैद्युत धारा किसको मापते हैं? एम्पियर। चार्जर पे भी लिखा होता है ये कितने एम्पियर का है, 2 एम्पियर, 16 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक। तो वो वैद्युत धारा का मात्रक होता है। दूसरा, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है तो अमीटर द्वारा जो है वैद्युत धारा का मापन किया जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा जो है विभवांतर का, ठीक है, याद रखना इस चीज को। लिखा है ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होता है, अथवा ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर का ग्राफ जो है एक जो है सरल रेखा होता है, क्योंकि V बराबर आई आर होता है, ठीक। तो ये किसका होता है? सरल रेखा। इस तरीके से इसमें जो है जैसे जैसे V और I का बनाओगे तो ये जो है R का, ठीक। तो इसमें सरल रेखा का ग्राफ बनता है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि R जो होता है नियतांक होता है, वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो निम्न में से कौन सा ओम का नियम है? तो क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। V मतलब विभवांतर, ठीक, विभवांतर, ठीक। I का मतलब धारा हो जाएगा और R का मतलब प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध। तो अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध, तो हमारा ऑप्शन सही ये हो जाएगा, ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। याद ये चीज ध्यान से आप देखते रहना, ठीक। ओम का नियम सत्य है तो केवल धात्विक के लिए, केवल अधात्विक के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए जो है इसमें ऑप्शन सभी वाला अधिकतर सही हो जाता है। ये आपका बोनस पॉइंट है, ठीक है। 99% सभी वाला जो ऑप्शन होता है वो सही होता है, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर, हो सकता है किस्मत खराब हो तो 1% में जो है आपका गलत हो सकता है, ठीक है। समझ, देखो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा है। 2025 में नहीं पूछा है, लेकिन किस्मत है कि आपकी 2026 में पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो आपको ऑप्शन ए भर देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर भी, लंबाई पे, तो चालक का आकार हो जाएगा, ठीक। चालक के पदार्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ काट, लंबाई, तो चालक के आकार पर निर्भर नहीं करेगा। बाकी ये सभी जो है जो ऑप्शन में दिए इन सब पर जो है प्रतिरोध निर्भर करेगा, ठीक। जितना ज्यादा चालक की लंबाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक। जितना ज्यादा चालक की जो है चौड़ाई अनुप्रस्थ होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। और क्या है? चालक का पदार्थ मतलब बहुत ही अच्छा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखो 2023 में आया है लेकिन बहुत ही बेहतरीन। कब किसी वैद्युत, क्या लिखा हुआ, कब किसी वैद्युत चालकों के समायोजन पर उनका परिणामी प्रतिरोध शून्य होगा, ठीक है। देखो जैसे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से लिखता है तो यहाँ पे जो मान आएगा वो कम आता है, ठीक, मान कम आता है। तो अगर कोई भी हमें शून्य की ओर जाना है, मतलब कम से कम करना है, ठीक है, तो उसको हम समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं। और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, तो हम समांतर क्रम में ही जोड़ेंगे, ठीक, ये याद रखना। इसमें ऑप्शन जो है समांतर क्रम में ही जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका 3 गुना प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 गुना प्रतिरोध हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कौन सा है? अत्यधिक उच्च प्रतिरोध, तो जिसमें ज्यादा, जिसमें जो है धारा प्रवाहित ना हो उसमें जो है उच्च प्रतिरोध होगा, तो विद्युत रोधी, ठीक है, इसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब जिसमें धारा कम से कम प्रवाहित हो पाए, ठीक। अब लिखा यदि 3 भिन्न भिन्न मानों के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो इसमें जो है विद्युत धारा का मान जो है सही होगा, ठीक, विद्युत धारा, ठीक। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली धारा का मान जो है समान होगा। ये इस तरीके से इसने पूछा है कि जो है 3 को जो है हम श्रेणी क्रम में लगाएं, ठीक है, आर जो है श्रेणी क्रम में हो, ठीक, श्रेणी क्रम में हो, तो इसमें जो बहने वाली जो धारा का मान होगा वो समान होगा,
ठीक, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस चीज को याद रखना है। लिखा प्रतिरोध के दो तारों को समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं। तो 1/r बराबर इसकी गुणा करा दो, r1 प्लस r2 बराबर r1 और r2। अब हमें सिर्फ r निकालना है, तो r क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई। तो हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाओ और हमारा ऑप्शन रेडी हो गया। ठीक है, जब ऑप्शन मैच ना करे तो उसको जो है सही कर देना चाहिए। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, मतलब R की वैल्यू जो है 2 ओम है। इसी पदार्थ की किसी अन्य की लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी है, व्यास आधा है दूसरे तार का प्रतिरोध। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिरोध है 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी है। ठीक है, जो लंबाई है L है, अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई, तो हम मान लेते हैं, देखो 2 तार हैं, एक ये तार है, एक ये तार है, इसका जो प्रतिरोध है R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, और इसकी जो लंबाई है L1 है, और इसकी जो लंबाई है L2 है। ठीक, और व्यास इसका D1 है और व्यास इसका D2 है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे समझ में आ जाए। किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है, मान लो इसका जो है 2 ओम है। ठीक, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी है। ठीक, तो इसकी जो लंबाई है L2 जो है वो 2L1 है। ठीक, ये कंडीशन है, तथा व्यास आधा है। ठीक है, तो व्यास कितना है, आधा है। ठीक, व्यास कितना है, आधा है, तो मतलब जो D2 है वो D1 का आधा है। ठीक, ये चीज कंडीशन है। तो दूसरे तार का प्रतिरोध मतलब R पूछा है, मतलब R2 की वैल्यू पूछी। ठीक, तो देखो रो बराबर L RL, ठीक, अपॉन A होता है। ठीक, और रो बराबर L1 R1 अपॉन, इसको हम बोलेंगे पाई R। ठीक, पाई R, तो यहाँ पे व्यास R, यहाँ पे R हो जाएगा R1 स्क्वायर। ठीक, अब देखो रो बराबर L1 और इसका प्रतिरोध 2 ओम दे रखा है, तो 2 लिख लो, और इसमें पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिरोध निकालना है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, 2 के लिए दूसरे तार के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा L2 R2 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पे जो है वैल्यू तुम पुट करो। ठीक, L2 की जगह क्या रखोगे, 2L1। ठीक है, रो बराबर L2 की जगह क्या रखोगे, 2L1। ठीक, और R2 तो हमें निकालना ही है। ठीक, पाई। ठीक, और जो इसमें त्रिज्या होती है R बराबर होता है D/2, ये होता है R बराबर कितना होता है, D/2। ठीक, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर 2R2। ठीक, और यहाँ पे D2 की वैल्यू अब हम रख सकते हैं यहाँ। ठीक, तो मान लो अगर हमें R2 की वैल्यू रखनी है तो D2/2 रखोगे R2 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रखोगे, D2/2। ठीक, और D2 की वैल्यू कितनी है, D1/2। ठीक है, ये रख लो, ये ऊपर जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना तो पड़ेगा। ठीक, 2L1 R2 अपॉन पाई। ठीक, और D2 का मान कितना है,
और ये देखो 2 दूना 4 हो गया यहाँ पे, ठीक। और D2 कितना हो गया, D2 कितना है D1/2, तो ये भी 2 आगे ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये वो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8L1, ठीक है, और R2 बटे पाई D2। तो ये वाला जो मान है पाई L1 पाई D2, इसका मान जो है 2 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये जो है 2 ओम जो इसका दिया गया है प्रतिरोध, यहाँ पे रखोगे तो 16 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या रखोगे, 8 गुणे 2 यहाँ पे मान रख दोगे, ठीक। 8 गुणे 2, इन सब का मान यहाँ पे तुम जो है जो प्रतिरोध का मान दे रखा था, ठीक है, प्रतिरोध का मान यहाँ से निकाल के रख सकते हो, जो कि 2 दे रखा, तो 8 दूनी 16 आंसर इसका आ जाएगा। इस तरीके से करोगे, बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अगर ना समझ में आओ तो दोबारा इसको जो है लगा के देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक तार जिसकी जो है प्रतिरोध 9 ओम है, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो R9 है, इसको 3 भागों में बांटा, तो मतलब जो R1 है वो 3 निकल आया, मतलब 3 भागों में बट गया, ठीक है। इन 3 तारों को टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया, मतलब समांतर क्रम में जोड़ो, 1/3, ये जो 3 है इनको समांतर क्रम में जोड़ लो, ठीक, जोड़ो 1/R बराबर 3/3, तो R का मान यहाँ पे 1 आ गया। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो ये जो निकला था ना, ये R है और ये R डैश है, ठीक। तो हमें R/R डैश निकालना है ना, R डैश, ठीक। और R का मान कितना है 9, ठीक, और R डैश का मान कितना है 1, तो 9:1 निकल आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा 9 आ जाएगा, ठीक। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको 2 बार अब लगाना जरूर, कॉपी पेन लेके बैठो और टिक करते रहो साथ में, ठीक। अब चुंबकीय प्रभाव तथा पर्यावरण के क्वेश्चन है इसमें, ठीक। बस ये 2 अंतिम तक आज बने रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे इजी नहीं होते हैं, सारे टफ नहीं होते हैं, ठीक, मॉडरेट होते हैं, कुछ इजी कुछ टफ, लेकिन आपको सारे लगा के जाना है, ठीक। देखो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सा किसी लंबे वैद्युत धारावाही, नहीं लिखा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे वैद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसमें क्या हो जाएगा, धारा के लंबवत नहीं, क्षेत्र के समांतर ये भी नहीं, त्रिज्याई वाले नहीं, ये ऑप्शन सही है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सीधे धारावाही विद्युतीय चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार हो जाता है, कैसा होता है, वृत्ताकार, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि धारावाही परिनालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं तो समान हो जाएंगी, समांतर, परिनालिका के मध्य अक्ष के समांतर, ठीक। इसमें कैसा हो जाएगा, समांतर। ये चीज हल्के हल्के क्वेश्चन है, आराम से लगाते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। लघु पतन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, मतलब जैसे कोई ये चालक है, इसको छोटा कर दो तो इसमें जो धारा का मान हो जाएगा वो बहुत ही अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पर्यावरण के सुन रहे हैं स्टार्ट होने वाले हैं, काफी आखिरी है, ठीक है। शिद्दत के साथ बने रहिए, बस 5 मिनट और है क्लास और आराम से आपकी छुट्टी, ठीक। लिखा है निम्न में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम, ठीक है। तो मानव निर्मित मतलब जो मानव से निर्मित किए जाते हैं, कपड़ा, ठीक है, और जो खाद्य पदार्थ, ये सब क्या हो जाते हैं तुम्हारे जो है सेकंड थर्ड, ये जो है मतलब जो देखो प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक में आते हैं, तो मानव निर्मित जो होते हैं वो तृतीयक में पाए जाते हैं, ठीक। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, ठीक है, तो जीवीय और अजीवीय, मतलब जिनमें जान हो और ऐसे जिनमें ना जान हो, तो ये 2 घटित परितंत्र हैं, ठीक है। कौन परितंत्र का जैविक घटक है, तो जैविक घटक मतलब जिनमें जान हो, तो हरे पौधों में जान होती है, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, परितंत्र का भौतिक कारण है, भौतिक कारण है मतलब
ताप, ठीक है, ये क्या है, एक भौतिक कारण है, बाकी ये सब जैविक कारण है और प्राकृतिक है, ठीक है। दूसरा, कौन शीर्ष मांसाहारी, तो मांसाहारी तो शेर और बाघ है, जो सबसे ज्यादा मांस पे ही निर्भर रहते हैं और तो कुछ खाते नहीं है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी ट्रॉपिक लेवल, तो प्रथम पोषी कौन हो जाएंगे, जो उत्पाद करते हो, उत्पादक, ठीक है, ठीक, उत्पाद करते हो प्रथम श्रेणी में, जो अपना भोजन स्वयं बना दे, ठीक। दूसरा क्या है, 10% का नियम देने वाले कौन से, लिंडमान। और 10% का नियम क्या है कि जो भी हम कुछ खाते हैं उसका सिर्फ 10% ही हमारे शरीर को एब्जॉर्ब होता है, बाकी जो है अलग तरीके से वेस्ट के रूप में निकल जाते हैं। ये जो नियम दिया था लिंडमान ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या है, वायुमंडल की ओजोन परत पर पृथ्वी को बचाती है, तो पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जिनसे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं, कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन। और कहां से ये आती है, सूर्य की तरफ से किरणें आती हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा गैर जीव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है, तो प्लास्टिक की थैलियां, ठीक है। तो ये हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ये जो मेहनत आपके लिए की है, ये मेहनत सफल होगी तब जब आप जो है कुछ अच्छा और कुछ बेहतरीन करके आप दिखाएंगे, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।